हे एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि अगत तंत्र की सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें चैप्टर वाइज़ अगत तंत्र को पढ़ाया जाए। तो ये हमारी वन शॉट वीडियोज़ होंगी जिसमें हम एक-एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के थ्रू। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें अगत तंत्र के डेफिनेशन, स्कोप वगैरह, विश वगैरह, उसके बाद सिनोनियम्स, ठीक है? और सारे पॉइज़न वगैरह क्या होता है, वेनम वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगध तंत्र के बारे में। तो अगध तंत्र 2 वर्ड से मिलके बना है जैसा आप जानते हो। पहला है अगध और दूसरा होता है तंत्र। अगध क्या होता है? नास्ति गदो यस्मात्, मतलब जिसमें रोग ना रहे, जिससे रोग ना रहे ऐसा शास्त्र, वो कहलाता है हमें अगध तंत्र। तो अगध तंत्र क्या है? अगध तंत्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके कारण रोग नहीं रहते हैं, ठीक है? रोग नहीं रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अगत तंत्र कहते हैं। तो अगत तंत्र की परिभाषा क्या है? अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विषव्यंजनार्थ विविध विसंयोगोपशमनार्थ चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने दिया है सूत्र स्थान में। इन्होंने क्या कहा है? जैसे आपको पता है आयुर्वेद के 8 अंगों में अगत तंत्र एक प्रमुख अंग है, जिसमें क्या है कि अगत तंत्र किसका नाम है? सर्प, कीट, लूत, मूषक। तो सर्प के, सांप के, कीट के, लूता के, मूषक के, इन सब के काटने से जो विषाक्तता, जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है तथा उनके जो अदर विष हैं जैसे हमारा रासायनिक, कृत्रिम, इन सब से जो प्रभावित विष विकारों के उपशमन, मतलब किस तरह से उनमें उनका ट्रीटमेंट करना है, उनका कॉज़ क्या है या उनकी चिकित्सा क्या है, उसके बारे में पूरा वर्णन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? अगत तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न के एस्पेक्ट्स में क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है? अब बेसिकली अगर बात की जाए कि हम इस जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी की नॉलेज है, उसको किस तरह से हम क्लिनिकल में या किस तरह से डिटेक्शन में या ट्रीटमेंट वगैरह में पॉइज़निंग में अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। बेसिकली तो इन्वॉल्विंग द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइज़निंग कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हाउसहोल्ड या तुम्हारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट वगैरह या वेनम वगैरह से, किस तरह से उनमें पॉइज़निंग हुई है, क्या उनका डिटेक्शन होगा, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीज़ें जिसमें हम पढ़ते हैं वो होती है हमारी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ विश एंड पॉइजन वगैरह के बारे में। तो विश क्या होता है? देह परिविष्यम यद द्रव्यम दूषित रस आदि का नाम स्वास्थ्य प्राणहनम च सयात तद द्रव्यम विषम उच्यते। मतलब वह क्या है? विष क्या है? वो द्रव्य है जो क्या करता है? शरीर में प्रवेश करते ही क्या करता है? शीघ्रता से फैल जाता है, बहुत जल्दी फैलता है अपने वैवाहिक गुण के कारण, और क्या करता है? रस आदि धातुओं को दूषित करके रोग की उत्पत्ति कराता है और क्या करता है? प्राणों को हर लेता है। तो ये यहाँ पे श्लोक इंपॉर्टेंट है। देह परिविष्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रस आदि का नाम स्वास्थ्य प्राणहरणम च सयाद तद द्रव्यम विषम उच्यते। अब जो विष है उसके पर्याय क्या-क्या कहे गए हैं? श्वेड कहा गया है, गरल कहा गया है, गर कहा गया है, गद कहा गया है, भूगर, कलाकुल, कालकल्प और कालकूट के नाम से हमारे विष को जाना जाता है। बेसिकली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना पॉइज़न और वेनम के बारे में। तो पॉइज़न और वेनम क्या होता है? तो वेनम क्या होता है? वेनम किसी भी ये जो आपकी बॉडी है या तो उसको स्टिंग के थ्रू या बाइट्स के थ्रू या किसी भी अदर मेथड के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं वेनम। और पॉइज़न क्या होता है? उसको या तो इन्हेल किया जाता है या कंज़्यूम किया जाता है या हमारी स्किन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, वो होते हैं पॉइज़न। तो जैसा आप देख सकते हो वेनम क्या है? इंजेक्टेड वाया स्टिंग एंड बाइट्स, और जो तुम्हारा पॉइज़न है वो कंज़्यूम किया जाता है, इन्हेल किया जाता है, एब्ज़ॉर्ब किया जाता है थ्रू योर स्किन। तो वेनम में क्या आ जाएगा? जैसे बाइट्स आ जाएँगी, स्टिंग्स आ जाएगा। पॉइज़न्स में क्या आ जाएगा? प्लांट्स, फंजाई, एम्फीबियन वगैरह, केमिकल वगैरह, ये हमारे एजेंट्स जो होते हैं, वो पॉइज़न की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विष के गुण। विष के गुण का इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद होना चाहिए। लघु रूक्षम आशु विशद व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म च उष्ण निर्दिश्य रसम दश गुणम उक्त विषम त्यज्य। क्या कहा गया? कौन-कौन से हैं? लघु, रूक्ष, आशु, विशद, वैवाय, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश्य रस, मतलब जिसके रस का पता न लगे, ठीक है? जिसके रस का ज्ञान ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अनिर्देश्य रसा। तो ये हमारे विष के गुण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं विष का वर्गीकरण, मतलब विष का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, स्थावर और जांगम। तो जो स्थावर प्राणी हैं उनसे स्थावर प्राणियों से जो प्राप्त होता है विष, उसको हम क्या कहते हैं? स्थावर विष। और जो जांगम प्राणियों से द्वारा जो विष होता है उसको हम कहते हैं जांगम विष। वाग्भट ने 3 कहे हैं, स्थावर, जांगम, और एक उन्होंने माना है कृत्रिम, मतलब मैन मेड। ठीक है? इसके बाद अगर काश्यप की बात की जाए तो आचार्य काश्यप ने क्या किया? 3 ही माने, स्थावर, जांगन और कृत्रिम। लेकिन स्थावर को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, वानस्पतिक और खनिज में। इसी तरह इन्होंने कृत्रिम को 2 में क्लासिफाई किया है, गर्विश और दूषी विष। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या हमारे
विश के क्लासिफिकेशन किए गए। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं पॉइज़न के बेसिस पे, तो मेजरली 4 क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स में। पहला है कोरोसिव, दूसरा इरिटेंट, तीसरा न्यूरोटॉक्सिक और चौथा है हमारा कार्डियोटॉक्सिक। कोरोसिव क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी वगैरह पे यहाँ पे कहीं पे बर्निंग वगैरह कॉज़ करते हैं, उनको कहते हैं कोरोसिव। इरिटेंट मतलब जो इरिटेशंस वगैरह कॉज़ करते हैं, वो होते हैं इरिटेंट्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। और जो हमारा कार्डियक सिस्टम है उस पे अफेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्डियोटॉक्सिक। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कोरोसिव की, तो दो फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। ये स्ट्रॉन्ग एसिड फर्दर दो टाइप के होते हैं, या तो इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में लाइक आपका H2SO4 HNO3 HCl वगैरह आ जाएगा। ऑर्गेनिक में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटाइलिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड वगैरह जो इंक्लूड किया जाता है। रिटर्न में बेसिकली दो होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो हो जाएंगे फर्दर, वेज वेजिटेटिव और एनिमल। तो वेजिटेटिव से क्या आ जाएगा, कैस्टर, एब्रस प्रिकाटोरिस, गुंजा, कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैप्सियम। इसमें एनिमल्स में आ जाएंगे स्नेक, स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं हमारे। इनऑर्गेनिक में अगर देखोगे तो मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में कौन आ जाएगा, हैलोजेंस, यहाँ पे आ जाएगा आर्सेनिक, लेड, मरकरी वगैरह। न्यूरोटॉक्सिक में अगर बात करते हैं, तो न्यूरोटॉक्सिक में 3 टाइप के होते हैं हमारे, सेरिब्रल, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर रहे हैं, स्पाइनल स्पाइनल और तीसरे होता है हमारे पेरिफेरल। तो इसमें कौन आ जाता है, सेरिब्रल में बार्बिट्रेट्स, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म वगैरह आ जाता है। स्पाइनल में आ जाता है स्ट्राइक्लिन वगैरह, वासिका, ठीक है। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन आ जाता है, क्रोरी कोनियम। इसमें अगर हम बात करते हैं कार्डियोटॉक्सिक में आ जाता है हमारा निकोटीन आ जाता है, ओलियंडर एकोनिटीन आ जाता है। तो ये हमारे कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस ऑफ स्टेट, कि स्टेट के बेसिस पे, लाइक अगर वो गैशियस है, हमारा लिक्विड है, या हमारा फिर सॉलिड है। तो इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड में आप देखो, गैसेस में देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, HCN वगैरह आ जाएगा। जो आपका लिक्विड है उसमें HCl, H2SO4, HNO3, NaOH वगैरह इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह जो आपका सॉलिड है उसमें कौन आ जाता है, आपका एकोनाइट आ जाता है, और मेटेलिक पॉइजनिंग वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मतलब मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में, या हम मेडिको लीगल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो फर्दर उनको कितना 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। होमिसाइडल मतलब क्या होता है, जो किसी की जान लेने के पर्पज से यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो किसी की जान लेने के पर्पज से इंटेंशनली यूज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं होमिसाइडल। इसमें कौन आता है, आर्सेनिक आ जाता है, डिजिटलिस आ जाता है, एब्रस प्रिकाटोरिस, गुंजा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह सुसाइडल, बेसिकली जो वो पॉइज़न्स जो क्या करता है, ह्यूमन क्या करते हैं खुद से सुसाइड वगैरह की टेंडेंसी में, या सुसाइड वगैरह में के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सुसाइडल। जैसे ओपियम, बार्बिट्रेट्स आ जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉपर सल्फेट वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सीडेंटल मतलब पता नहीं होता, कभी-कभी उनको, और क्या होता है, एक्सीडेंटली उसको इन्हेल कर लेते हैं, एक्सीडेंटली वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कॉपर सल्फेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S। और इसी तरह स्नेक बाइट भी हमारा एक्सीडेंटल में आएगा। अबॉर्टिफिकेशन, अबॉर्टिफिकेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो अबॉर्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लो क्या हुआ, किसी को क्या हुआ कि किसी की दुश्मनी थी किसी से, उसने क्या किया कि उसका अबॉर्ट कराने के लिए क्या किया, उसने उसको पॉइज़न दे दिया, तो वो कहलाएगा अबॉर्टिफिकेंट। जैसे इसमें कौन यूज़ किया जाता है, एगरेट, क्विनीन, कैलोट्रोपिस और प्लेम्बेगो। इसी तरह स्टफिफाइंग, स्टफिफाइंग मतलब क्या होता है कि किसी को जैसे ज़हर खिलाकर, ठीक है, या विषैला पदार्थ खिलाकर उसको लूट लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्टफिफाइंग, ठीक है। तो इसमें कौन आता है, हमारा धतूरा आता है और कैनबिस। इस पे MCQ भी आया था इस बार, ठीक है। इसके बाद कैटल पॉइज़निंग, मतलब कैटल को किल करने के लिए, ठीक है, जो पॉइज़न यूज़ किया जाता है, जैसे एब्रस प्रिकाटोरिस आ जाता है, कैलोट्रोपिस आ जाता है, और प्लेम्बेगो, ये सारे इसमें आते हैं, कैटल पॉइज़निंग में आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइज़न, मतलब किस तरह से जो हमारा पॉइज़न है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर होता है, या हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो उसके पास बेसिकली 2 रूट होते हैं, पहला होता है लोकल रूट, दूसरा होता है सिस्टमिक रूट, ठीक है। लोकल रूट में क्या जाएगा, आपका डर्मल, स्किन वगैरह, आइज़ वगैरह, नेज़ल वगैरह, वेजाइनल, रेक्टल या यूरेथ्रल वगैरह के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिस्टमिक में क्या आ जाएगा, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इन्हालेशन और पेरिएंटेरल रूट, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे विष है या पॉइजन है उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, कम करते हैं। तो सबसे पहला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा पेरेंटेरल आईवी वगैरह है, या आईएम वगैरह अगर किसी को दिया जाए, जो पॉइज़न है, वो मोर इफेक्टिव होगा देन आपके ओरल। और ओरल क्या होगा, फिर उसके बाद आपका सबलिंगुअल इन्हेलेशन एंड आईवी अलाउ रैपिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं गैसियस मोड मोड पे बात करते हैं, तो फास्टेस्ट वर्क करता है, ठीक है।
तो जो हमारे पैरेंटरल है उसमें कौन आ जाता है, सबलिंगुअल आ जाता है, इन्हेलेशन आ जाता है, आईवी आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है हमारे, इनका फास्टेस्ट रेट होता है एब्जॉर्प्शन का देन आपके ओरल। अब इसके बाद हम बात करते हैं एज के बेसिस पे, तो अगर कोई चाइल्ड है या ओल्डर है तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा पॉइजन देन आपका यंग से। इसके बाद डोज की बात की जाए, जितनी ज़्यादा डोज बढ़ाओगे लार्जर द डोज विल कॉज सीवियरिटी, जितना ज़्यादा पॉइज़न की डोज़ बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड करोगे उसको उतनी ज़्यादा फैटेलिटी उतना ज़्यादा जानलेवा होगा। केमिकल स्टेट की बात करते हैं तो जैसे प्योर मेटालिक आर्सेनिक और मरकरी आर नॉट पॉइज़नस बट व्हाइट आर्सेनिक इज़ पॉइज़नस, ठीक है। तो जो हमारा केमिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो व्हाइट आर्सेनिक क्या होता है हमारा, पॉइज़नस होता है। अब फिज़िकल स्टेट की बात की जाए, गैसियस और वोलेटाइल क्विकली एब्ज़ॉर्ब, अगर आप सॉलिड गैसेज़ और लिक्विड की बात करते हैं तो गैसेज़ ज़्यादा और जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा जल्दी एब्ज़ॉर्ब होंगे, ठीक है, बॉडी में जाने के बाद। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मोर द डोज़ मोर द इफ़ेक्ट, जितना ज़्यादा तुम डोज़ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। टॉलरेंस अगर बात की जाए, फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल, हेल्दी टॉलरेट बिटवीन बेटर देन द सिक पर्सन, तो ज़्यादा जो हेल्दी है वो उसको ज़्यादा टॉलरेट कर पाएगा अगर हम बात करते हैं सिक पर्सन के कंपैरिजन में, एक नॉर्मल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विश्ववर्धक भाव और विश्व संकट क्या होता है। विश्व वृद्धि के कारण क्या बताया गया, अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में क्या बताया गया, हमारा 35 बाई 61 टू 63 श्लोक में क्या कहा गया है, भूख प्यास गर्मी दुर्बलता क्रोध शोक भय श्रम से, मतलब क्या है, शु तृष्णा धर्म दौर्बल्य क्रोध शोक भय श्रम है। तो अगर किसी को भूख लगी है, किसी को कोई प्यासा है, गर्मी है, दुर्बलता है, क्रोध है, शोक है, भय है, श्रम है, तो क्या करेगा, विश्व के संकट को या विश्व को बढ़ाने वाला होगा, ठीक है, विश्ववर्धक भाव होगा, ठीक है। अजीर्ण है, अतिसार है तो उसमें होगा, किसी का अगर पित्त और वात प्रकोप है तो ज़्यादा उसमें विष क्या होगा, जान घातक होगा। तिल पुष्प और अगर मदन फल सूंघ लेता है तो ज़्यादा होगा। भूमि से निकलने वाले वाष्प से, बादल का अगर गर्जन है तो विष ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। विष के वृद्धि होगी या विष को वहाँ पे संकट की उत्पत्ति होगी। विष संकट स्थिति में, ठीक है, पूर्व वायु वहन से या कमल को सूंघने तथा कामोद्दीपक वस्तु हो यानी कि वाजीकरण औषधि वगैरह का सेवन करने से क्या होता है, ये सारे जो बताए गए हैं ये होता है हमारे विष वृद्धिकर भाव, ठीक है। इसके बाद है विष संकट। विष संकट क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि देखो विष की प्रकृति क्या होती है, पित्त प्रकृति है, ठीक है। अगर मान लो कोई पित्त प्रकृति का पुरुष है तो उसका उसके पास क्या रहेगा, उसके लिए मोर फैटल वो होगा जो हमारा पॉइज़न है। क्यों? क्योंकि जो विष की प्रकृति है वो कैसी है? पित्त की प्रकृति है और पित्तज अगर वो है तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। विष संकट मतलब कि किसके लिए जानलेवा होता है और ज़्यादा। अगर काल की बात की जाए, अगर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में किसी के बाइट वगैरह या किसी ने विष पिया है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। अन्य अगर देखो कटु तिक्त रस का सेवन करने वाला दोष होगा, तो पित्त दोष अगर है, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करते हैं रक्त में, तो ये हमारे होते हैं विष संकट भाव। तो इनको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये एक विष संकट और विष वेग के बारे में, और विष वेग अंतर क्या होता है। विष वेग क्या होता है तुम्हें पता है, विष का एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट करने के समय जो गति या वेग उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विष। आपको पता है आपके पास 7 धातु हैं, सप्त धातु हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है जो आपका रस है, रस से रक्त, रस से मांस, तो जिस तरह जब विष क्या करता है एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट करता है तो उस टाइम पे वेग आते हैं, ठीक है, या लहर उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विष वेग कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्रथम वेग में क्या होगा, रक्त का दुष्ट होगा, द्वितीय वेग में क्या होगा, शवथु होगा, ठीक है, तृतीय वेग में क्या होगा, अंगों में चिमचिमाहट उत्पन्न होगी, चतुर्थ वेग में क्या आएगा, ज्वर और मूर्छा आएगी, ठीक है, पंचम वेग में क्या आएगा, पांडु जीवा शोच ये सब मिलेगा, ठीक है, षष्ठम वेग में क्या होगा, हृदय व्यथा मतलब हृदय में जकराहट मिलेगी, और सातवें वेग में क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ये होता है विष वेग। मतलब विष वेग का मतलब क्या है कि जो गति है, ठीक है, करने के समय जो गति है वो है विष वेग। और विष वेग अंतर क्या है कि मतलब एक धातु से दूसरी धातु में जा रहा है। देखो ये हुआ, मान लो ये एक धातु से दूसरी धातु में जा रहा है, कितनी स्पीड है इसकी, कितनी स्पीड से जा रहा है, मान लो कोई 10 किलोमीटर पर आवर से कोई जा रहा है पर्सन, तो होगा उसकी स्पीड। तो इसी तरह विष कितनी जल्दी से जा रहा है, कितनी गति से जा रहा होगा, वो होगा विष वेग। और कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में, तो होता है वेग अंतर। मतलब वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु से अगले धातु में प्रवेश के समय धातुओं के मध्य कला को पार करने में जितना समय लगता है, उस समय को हम क्या कहते हैं, विष वेग अंतर। मतलब एक धातु को पार करने में से दूसरे धातु में जब वो जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं विष वेग अंतर। इसके बाद हम बात करते हैं स्थावर विष और उनकी विष वेग और उनकी चिकित्सा क्या है। तो अब देखो स्थावर विष में अगर हम बात करते हैं, जो स्थावर प्राणियों से उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं स्थावर विष, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसमें 7 वेग बताए गए हैं। जैसे प्रथम वेग में क्या होगा, श्याव, काला,
यानी कि जीवा, स्तब्धता, मूर्छा, श्वास से पीड़ित रहेगा, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। द्वितीय वेग में क्या मिलेगा? कंपन मिलेगा, शिथिलता, दाह मिलेगी, कंठ रुझा, गले में दर्द मिलेगा, हृदय वेदना होगा। तृतीय वेग में क्या होगा? तालुशोष, आमाशय में तीव्र शूल मिलेगा, नेत्र क्या हो जाएगा? हरा रंग का हो जाता है और नेत्रों में शोफ उत्पन्न होता है। चतुर्थ वेग में क्या मिलेगा? पक्वाशय, आमाशय में तोद रहेगा, हिक्का रहेगी, कास रहेगा, आंत्र में कुंजन रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा। पंच वेग में क्या मिलेगा? कफ पर से एक विवरता मिलेगी, संधियों का टूटना मिलेगा, सर्व प्रकोप और पक्वाशय में वेदना मिलती है। षष्ठम वेग में क्या मिलेगा? बुद्धि और प्राणी का नाश हो जाएगा, अत्यधिक अतिसार रहेगा। और सप्तम वेग में क्या होता है? स्कंद पृष्ठ कटिभंग ये हो जाता है और श्वास अवरोध हो जाता है। तो यहाँ से इसमें एमसीक्यू पूछता है कि स्कंद पृष्ठ कटिभंग कब मिलता है? तो ये एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सप्तम वेग में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा क्या है। प्रथम वेग में क्या करना चाहिए? वमन कराना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? शीतल जेल से परिसेचन कराना चाहिए। मधु घृत और में मिश्रित त्रिफला मिश्रित अगध का पान कराना चाहिए। द्वितीय वेग में क्या करना चाहिए? वमन पश्चात क्या करना चाहिए? उसे तीव्र विरेचन दे देना चाहिए। तृतीय वेग में क्या करना चाहिए? पहले अगध पान और नस्य रंजन कराना चाहिए। चतुर्थ वेग में क्या करोगे? स्नेह मिश्रित अगध पान का सेवन कराओगे। और पंचम वेग में क्या करोगे? मधु यष्टि को हाथ मिलाकर अगति का पान कराओगे। ठीक है। षष्ठम वेग में क्या करोगे? अतिसार की जो चिकित्सा है वो बताई गई है। सप्तम वेग में क्या है? सिर का काक पद चीरा लगाकर रक्त मिश्रण मात पीना सेवन। ठीक है। तो जो हमारा कागपथ है वहां पे क्या लगाना है? आपको चीरा लगाना है सिर पे। ठीक है। और क्या करना है उसमें? मिश्रित मांस पींडन सेवन कराना है। ठीक है। इसके बाद अष्टम वेग अजय घृत का प्रयोग कराना है। इसके बाद हम बात करते हैं विष पित्त के लक्षण क्या होंगे, कि किसने विष पिया है ये कैसे पता लगेगा। तो आचार्य सुश्रुत ने विष पिए या खाए हुए व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किस प्रकार के हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? वायु के साथ ग्रह धूम के समान काला मल त्याग करेगा, आद्यमान ग्रस्त रहेगा, उसको आद्यमान रहेगी। ठीक है। उष्ण अश्रु वाला होगा, विवरणता रहेगी, मतलब उसका जो है कलर जो है फीका पड़ रहा होगा, शरीर में शिथिलता रहेगी, वमन रहेगा और मुख से क्या निकलेगा? झाग या फेन निकल रहा होता है। यह है विषपित्त के लक्षण। तो ये हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 2 विष चिकित्सा के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।